हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस अनमोल और आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज जस्ट इमेजिन ऑडियो पे। एंड दिस इज़ माय न्यू चैनल। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं देख रहे हैं फिर भी सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो यार। और इस स्टोरी का नाम तुम्हें दिख रहा है, हमेशा बोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये जो स्टोरी थी ओनली यू, मेरे फर्स्ट चैनल पे, उसका ही डार्क वर्जन है। मतलब उससे लिंक्ड नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट स्टोरी और डार्क वर्जन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं एक शादी हो रही थी। वो घेरे लेते हैं, उसके बाद उसे मंगलसूत्र पहनाया जाता है दुल्हन को, फिर मांग भरी जाती है। हम देखते हैं छोटे छोटे से सिंदूर के पार्टिकल्स नीचे गिर रहे थे। खून हम खून, एक जगह, एक अंधेरी कमरा, और एक लड़की ने अपना हाथ काट लिया था। हम देखते हैं वो लड़की काफ़ी अगली सी दिखती थी। मतलब ऐसा नहीं कि उसके फेस का स्ट्रक्चर खराब है, बट पूरे फेस पे डार्क स्पॉट्स थे। उसने चश्मे पहने हुए थे और अपने कलर के अकॉर्डिंग, अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ड्रेस कोड भी नहीं पहना हुआ था। इसी वजह से वो काफ़ी गंदी दिखती थी और वो रो रही थी किसी वजह से, और उसने अपना हाथ काट लिया हुआ था। काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। हम देखते हैं एक लड़का, वो उसी लड़की का दरवाज़ा पीट रहा होता है क्योंकि काफ़ी देर से वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। वो उसका भाई था रोहन, जो खोलने की कोशिश कर रहा था। उसे डिनर के लिए बुलाने आया था। उसके पेरेंट्स वही शादी अटेंड करने के लिए गए हुए थे। दोनों भाई बहन नहीं गए थे क्योंकि उस लड़की आयशी, जिसने अपना हाथ काट लिया था, वो नहीं जाना चाहती थी। इसी वजह से उसके भाई ने बोला उसका ख्याल रखेगा वो, और अपने पेरेंट्स को भेज दिया बाहर उनके घर में। जिसकी शादी हो रही थी वो कोई और नहीं, सिद्धार्थ और शगुन थे। उन दोनों की शादी का जश्न इधर मातम में बदल गया था। रोहन काफ़ी कोशिश करता है, थोड़ी देर बाद धक्के मार के वो दरवाज़ा तोड़ देता है। अंदर आते पूरा खून देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है। वो उसके हाथ को पकड़ता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ तो हुआ क्यों। फिर वो आयशी को उठाने की कोशिश करता है, उसके बालों पे थपथपाना, थोड़ा सा पानी भी छिटाता है उसके फेस पे, बट फिर भी वो नहीं उठ रही थी। फिर वो उसे गोद में लेता है और किसी तरह वो उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस शादी वाले घर में वो काफ़ी खुशी का माहौल था। यहाँ पर सिर्फ बड़ा भाई था, उसका भी एक छोटा भाई होता है अभी, और उसकी एक बहन होती है जो कि उसकी मामा का बेटी है, और आरुषि जो कि ऑलियो में भी था। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, रिलेशन सभी के सेम है। यहाँ पर आयशी एक अनाथ है और वो अपने मामा मामी के साथ रहती है उनके घर में। हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन। वो स्ट्रेचर में लिटाया जाता है आयुषी को, उसके बाद उसे अंदर ले जाया जाता है। रोहन काफ़ी ज़्यादा परेशान था, उसे नहीं पता कि आयुषी ने ऐसा क्यों किया। फिर दूसरी तरफ वो शादी वाला घर, उनका शादी ख़त्म हो जाता है, और दूसरी तरफ जहाँ पर हॉस्पिटल में थोड़ी देर बाद आयशी को होश आ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। उठने के बाद वो अपने भाई को हग करके काफ़ी ज़्यादा रोती है, और वो बार बार ये बोल रही थी, क्यों बचाया मुझे मर जाना चाहिए था, मेरी वजह से सब कुछ ख़राब हो जाएगा। मैं क्यों एक्सपेक्ट करती हूँ लोगों से, जब मैं इतनी अगली हूँ तो प्यार का एक्सपेक्टेशन ही गलत है मेरे लिए। और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। उसका भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। उसके बहुत सारे टेस्ट करवाए गए थे, उसके रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आए थे। उसे ब्लड चढ़ाया गया था बट वो होश में आ गई थी, और वो जैसे कि ये सब कुछ छोड़ के मर जाना चाहती है। क्यों, अभी तक रीज़न नहीं पता। दूसरी तरफ जब उसके पेरेंट्स घर आ जाते हैं तब वो ऐसे घर को पहले नॉर्मल ही लगता है। टेबल में खाना पड़ा हुआ था, किसी ने भी उसे खाया नहीं था, बस परोसा हुआ था। अभी भी प्लेट में नहीं परोसा गया था, बस टेबल में रखा हुआ था। उन दोनों को लगता है कि उनके बच्चों ने अभी तक नहीं खाया। इसी वजह से उनकी माँ गुस्सा हो जाती है और बहुत ज़ोर से उन्हें बुलाने लगती है, बट कोई भी आवाज़ ना मिलने पे उसके पापा जाते हैं रोहन के कमरे में और माँ जाती है अपनी बेटी मतलब आयशी के कमरे में, और वहाँ पर आयशी के कमरे में बहुत सारा खून वो देख लेती है। उन्हें भी एक चीज़ समझ में नहीं आता कि खून यहाँ पर कैसे आया। फिर वो कॉल करती है रोहन को और पूछती है कि कहाँ पर है। रोहन ने कॉल पिकअप किया हुआ था। आयशी फिर से बेहोश हो गई थी और वो क्या बोले उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था। वो बोल देता है कि
मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगा। आयुषी के सारे रिपोर्ट्स आ जाते हैं। वो रोहन के हाथ में थे, उसने अभी तक नहीं देखे थे। वो एक साइड पे वो रख देता है। डॉक्टर के पास एक अलग सा रिपोर्ट था और उसके पास उसका फोटोकॉपी था जो वो देखने के लिए लाया था। और तभी उसकी माँ ने उसे कॉल किया था, इसी वजह से वो देख नहीं पाया था। थोड़ा आवाज़ आने के बाद आयुषी उठ जाती है और वो रिपोर्ट्स अपने हाथों में लेती है और उस रिपोर्ट को देखने के बाद वो फिर से काफ़ी ज़ोर से रोने लगती है। तब तक रोहन ने कॉल कट कर दिया था और वो बस आ ही रहा था। और वो रोते देखने के बाद वो आयुषी के पास जाता है और उसे कंसोल करने की कोशिश करता है और उसे चुप कराने की भी कोशिश कर रहा था। आयुषी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी और वो बार बार पूछे जा रहा था कि क्या हुआ, तू रो क्यों रही है, प्लीज़ बता, अपने भाई को नहीं बताएगी क्या? आयुषी बोलती है, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब तो माँ बाबा को, मतलब वो अपने मामा मामी को माँ बाबा बुलाती थी और वो क्योंकि वो अनाथ थी और अपने मामा मामी के पास ही रहती थी, इसी वजह से उसके मामा मामी ने उसे माँ बाबा बुलाने के लिए बोला था, इसी वजह से वो उन्हें माँ बाबा बुलाती थी। वो बोलती है, मैंने माँ बाबा का सिर झुका दिया, मेरी वजह से अब समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी उनकी। ये सुनकर रोहन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि क्या हुआ, तू ऐसी क्यों बात कर रही है, प्लीज़ मुझसे शेयर कर, ऐसा मत कर प्लीज़। तू अगर चली जाएगी तो तुझे पता है ना, माँ बाबा तुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके कोई अपने बच्चे नहीं हैं, तू उनके बहन की बेटी हो, पापा की बहन की बेटी, और मैं तो एक अनाथ था, उन्होंने अनाथ आश्रम से मुझे लाया था, मुझे पता है ना वो दोनों हम दोनों से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसी बोलती, मुझे पता है भाई, मुझे पता है, सब कुछ मुझे पता है, पर मेरी वजह से मैं नहीं चाहती कि समाज में उनका नाक कट जाए, उनका सिर झुक जाए शर्म के मारे, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मैंने कैसे सोच लिया कि वो मुझसे प्यार करेगा जब उसने तो किसी और से शादी कर ली। ये सुनकर रोहन बोलता है, क्या बात कर रही है तो, क्या हुआ है, प्लीज़ बता, खुल के बता। फिर आयुषी बोलती है, उसके बाद आयुषी उसे वो रिपोर्ट्स दिखाती है। वो रिपोर्ट्स थी कि आयुषी इज़ प्रेग्नेंट और ये देख के रोहन शॉक हो जाता है और उसे जो है उसके कंधे को पकड़ता है और हिलाते हुए उसे पूछता है काफ़ी गुस्से में, कौन है इस बच्चे का बाप? तेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और ना ही तेरी शादी हुई है, बता कौन है? ये सुनकर आयुषी अपने आंसू बहाने लगती है। अब वो ज़ोर से चीख चीख के नहीं रो रही थी, बस आंसू बह रहे थे, मुँह से आवाज़ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर ऐसी होने के बाद आयुषी बोल देती है, इस बच्चे के बाप सिड हैं। फिर हम जाते हैं कुछ साल पहले, जब ये लोग स्कूल में थे। आयुषी अपने माँ बाप को खोने के बाद अपने मामा मामी के साथ रहने के लिए आई थी। यहाँ पर रोहन और आयुषी इन दोनों का रिश्ता इतना अच्छा नहीं था पहले क्योंकि रोहन को लग रहा था कि आयुषी आके उसका जगह छीन रही है, क्योंकि वो उनके अपने खून है और रोहन कोई बाहर वाला है, इसी वजह से उसके पेरेंट्स आयुषी को ज़्यादा केयर कर रहे हैं और उसे नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से उन दोनों के बीच काफ़ी मनमुटाव था, बट धीरे धीरे ये कम होती जाएगी। हम देखते हैं स्कूल में उन दोनों का साथ ही में दाखिला कर दिया जाता है। वो 16 साल के थे और एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। यहाँ पर आयुषी पहली बार के लिए इस स्कूल में आती है। वो काफ़ी चुपचाप इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी जो ग्लासेस वेयर करती थी और उसका स्किन में, मतलब उसके फेस में काफ़ी ज़्यादा डार्क स्पॉट्स भी थे और उसे ढंग के कपड़े भी पहनना नहीं आते थे और ना ही बाल बांधना आता था। उसके बाल उसके बस गर्दन तक ही आते थे और वो एक पोनीटेल बांधती थी, जिस वजह से उसका लुक काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखता था और वो चंपू टाइप थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑयलिंग करती थी अपने बालों पे, इसी वजह से चंपू भी लगती थी। वैसे वो बैठती है और यहाँ पर हम देखते हैं सिड को। वो काफ़ी चेयरफुल और काफ़ी हैंडसम, काफ़ी पॉपुलर बंदा था अपनी स्कूल में और वो पहली बार जब आयुषी को देखता है वो उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाता है और बुली भी करता है। पर धीरे धीरे पता नहीं क्यों आयुषी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी, जैसे सारी लड़कियां होने लगी थी अट्रैक्ट सिड के प्रति। मतलब सिड एक ऐसा हैंडसम बनता था जिससे सब लोग अट्रैक्ट हो जाते थे और उसका पर्सनैलिटी भी काफ़ी चार्मिंग था। वैसे पहले दिन जो है उसने काफ़ी मजाक बनाया था आयुषी का, पर धीरे धीरे वो उसे प्रोटेक्ट करने लगा था। मतलब उसे पसंद नहीं आता था कि आयुषी के पास कोई जाए। उन दोनों का स्ट्रीम सेम ही था
रोहन अलग स्ट्रीम में पढ़ता था, मतलब ये दोनों कॉमर्स में थे और रोहन साइंस में था। इसी वजह से कंपलसरी सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो भी थे वो सेम क्लास में थे। यहाँ पर जो है आयशी धीरे धीरे फीलिंग डेवलप करना स्टार्ट कर चुकी थी सिड के लिए, बट सिड के ये चीज़ नई नहीं थी। सारी लड़कियाँ उसके पीछे पड़ी रहती हैं, बट आयशी काफ़ी इंट्रोवर्ट होने की वजह से उसे भाव नहीं देती। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं देती, बट उसे लगता है कि भाव नहीं देती। इसी वजह से वो भी आयशी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। एक चीज़ होती है ना, जो आपको आसानी से मिल जाए उसके प्रति आप अट्रैक्ट नहीं होते, बट जो थोड़ा सा मुश्किल हो, चाहे कुछ भी हो, वो चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वही चीज़ सिड को आयशी की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। मैं क्लियर कर देती हूँ, इन दोनों को अभी एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, प्यार नहीं। कहानी पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उनका जो है स्कूल ख़त्म हो जाता है, देन वो दोनों सेम ही कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो रोहन है वो नहीं आता है, वो दूसरे कॉलेज में जाता है क्योंकि उसे डॉक्टर बनना था। इसी वजह से यहाँ पर और दोनों ही क्योंकि सेम ही कॉलेज में थे, वहाँ पर आयशी को अगली होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता था। और ये बुली होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोया करती थी, क्योंकि पहले उसे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था और अभी भी उतना नहीं पड़ता, बट उसके जो है नए फ्रेंड्स पहले बचपन के फ्रेंड्स थे। उसके बाद धीरे धीरे जब स्कूल में थे तभी उसके फ्रेंड्स बने, बट कॉलेज में आने के बाद वो जिससे भी फ्रेंडशिप करना चाहे वो उसे अगली बोल के उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। यहाँ पर एंट्री होती है आयुष की। एक दिन वैसे ही बैठी हुई थी आयुषी अकेले, वो जाता है उसके पास और उसे फ्रेंड बनने के लिए रिक्वेस्ट करता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है, क्योंकि आयशी के अभी तक कोई भी फ्रेंड नहीं बनी थी या फिर बना था। इसी वजह से वो एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर सिड कुछ और ही चाहता था आयशी से। ये सब सिड क्यों कर रहा था, चलिए थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। सिड अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। ये सारे जंजी बिगड़े हुए लड़के जो सुट्टा फूकते हैं और ड्रिंक भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतने कम उम्र में ये सब कंज्यूम करना काफ़ी बुरी बात होती है, बट वो भी करते हैं। इवन प्ले बॉय टाइप के भी थे। और सिड क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा फीमेल अटेंशन मिली है बचपन से ही, कह सकते हैं जब वो प्यूबर्टी को हिट कर रहा था तभी से ही, इसी वजह से उसे खुद पे कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था और वो अपने दोस्तों के सामने ये ढींके भी हाँकता था कि कोई भी लड़की इस दुनिया में नहीं है जिसे वो नहीं पटा सकता। तब उसका एक फ्रेंड उससे बेट करता है कि अगर तू उस नर्ड सी बंदी को जो किसी से भी बात नहीं करती उसको पटा के दिखाया तो मान जाएंगे। जब सिड देखता है उस लड़की की तरफ, तब उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो उसके स्कूल में भी थी। फिर वो जाता है उसके पास और उसके साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है। हाथ बढ़ाने के बाद आयशी जो सिड को पहले से जानती थी वो एक्सेप्ट भी कर लेती है, क्योंकि उसे पता है कि हाँ ये सिड है, वो कहाँ पर रहता है, उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी उसके पास है, तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि ये उसके साथ कुछ गलत भी करेगा। और उसे पता है कि ये बंदा उसे बुली कर चुका है, तो वो उसके लुक्स के पीछे तो है नहीं और बंदा काफ़ी अमीर भी है। उसे क्या पता था उसके इंटेंशंस क्या है। फिर सिड आयशी की काफ़ी ज़्यादा केयर भी करने लगा था। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और अब सिड आयशी को इधर उधर टच भी करता था। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट टच कर दिया, कभी उससे कई कमर को पकड़ लेना, कभी उसके कंधे को सहलाना, ऐसे टाइप के जो धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ रहा था। और आयशी को ये सारी चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही थी। एक दिन अभी 1 साल बीत गए थे, मतलब उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट के नज़दीक ही था और अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा था। अभी कुछ महीने बाकी थे 1 साल होने में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। और जो है इस बार सिड आयशी को प्रपोज करता है, वो भी अपने सारे फ्रेंड्स के सामने में। यहाँ पर पार्टीज़ कर रहे थे कॉलेज के सारे जो है स्टूडेंट्स मिलके। टीचर्स इन्वॉल्व नहीं है, ये कॉलेज से पार्टी थ्रो नहीं किया गया है, ये वो बच्चों ने किया है अपने अपने फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करने के लिए एक अलग सी जगह में, जहाँ पर यहाँ पर जो है प्राइवेट पार्टी चल रहा था, जहाँ पर सिड के सारे दोस्त थे और उसने आयशी को भी बुलाया था और उन सबके सामने उसे प्रपोज भी करता है। आयशी पहले काफ़ी घबरा रही थी, बट क्योंकि वो सिड के काफ़ी क्लोज चली गई थी, मतलब वो दोनों काफ़ी क्लोज हो गए थे, इसी वजह से वो मान जाती हैं और उसे हाँ भी बोल देती हैं। फिर
उसके बाद जब उसका बेड कंप्लीट हो जाता है, तब मतलब अभी वो पार्टी ख़त्म हो गया था, उसके बाद का सीन है यहाँ पर। तब वो अपने फ्रेंड्स के साथ रात को वहाँ पर ही ड्रिंक वगैरह कर रहा था। तब उसका जो है फ्रेंड था जिसने उसे बेड दिया था ये सब करने के लिए, वो बोलता है मान गए तुझे और तेरे चार्म को। जो लड़की किसी से बात तक नहीं करती थी वो आज तेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ली। फिर उसके एक फ्रेंड जो भी थोड़ा ड्रंक हो चुका था वो बोलता है ये बस प्रपोजल एक्सेप्ट करने से क्या होता है, अगर तुझ में दम है तो उसके साथ फिजिकल होके दिखा। सिड वो भी थोड़ा बहुत ड्रंक था बट होश में था, और उसका जो फ्रेंड था वो मतलब होश में तो था बट उसकी जो है वो खुद के कंट्रोल में नहीं था। वो ऐसे ही अनाप शनाप बकते जा रहा था। उसका जो फ्रेंड पहले उससे बेड दिया था वो बोलता है कि इतना फार जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब उस लड़की के साथ गलत होगा। पर वो लड़का जो ड्रंक था वो बोलता है तूने तो ये सब कुछ शुरू किया था और मैं बोल रहा हूँ तो गलत हो गया। हाँ मैं ना वेट करता हूँ, बस जितने साल हमारे बाकी हैं कॉलेज में उतना ही टाइम है तेरे पास, तू उसके साथ फिजिकल होगा। वैसे भी वो ऑफिशियली तेरी गर्लफ्रेंड है आज से, अगर तू कर सकता है ऐसा तो मान जाएंगे तेरे चार्म को, और अगर नहीं कर सकता तो भूल जा। तुझे जो वैलिडेशन चाहिए ना, मैं तो नहीं मानूंगा कि तुझसे कोई लड़की अट्रैक्ट भी होती है, बस चेहरा नहीं तो करके दिखा पहले, फिर हम मान जाएंगे तेरी कैपेबिलिटी को। वो काफ़ी नशे में ये चीज़ बोल रहा था। सिड वो उसका भी मतलब ईगो में लग गया था और वो हाँ बोल देता है। उसे नहीं पता था कि उसका इस दोस्त ने उसे कितने बड़े दलदल में धकेल दिया था। वो भी लग जाता है जब वो आशी के क्लोज जाने की कोशिश करता। अभी तो मतलब उसे उसके कंधे को सहलाना वगैरह उतना तो क्लोज हो जा सकता था, बट अभी जो है उसे कमर पकड़ना, उसके बाद उसके हाथों में हाथ डाल के चलना, मतलब ये सारी चीज़ें पब्लिक में करना, ये चीज़ वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा था। उसे पता है एकदम से वो जाके फिजिकल होने के लिए बोलेगा तो वो नहीं मानेगी। इसी वजह से वो धीरे धीरे जैसे मकड़ी अपने जाल बुनती है ना, वैसे ही वो जाल बुन रहा था और धीरे धीरे उसमें फंसती चली जा रही थी हमारी आयुषी। वो काफ़ी जो है और भी क्लोज हो गए थे, मेंटली फिजिकली नहीं हुए थे अभी भी क्लोज, और उन दोनों के बीच अभी किस भी नहीं हुआ था। अभी 1 साल बीत जाते हैं। आज उनका पहला एनिवर्सरी था। यहाँ पर सिड और आयुषी वो दोनों घूमने के लिए गए हुए थे। अब जो है सिड के लिए आयुषी का फेस देखना वो काफ़ी नॉर्मल हो गया था। अगर आप किसी इंसान के साथ रहते हो कुछ दिन तक, वो काफ़ी अगली दिखता है, तो कुछ दिन बाद आप कंफर्टेबल हो जाते हो और वो इंसान आपको अगली नहीं लगता, नॉर्मल ही लगता है। पहले जब वो स्कूल में थे उसे उसकी शक्ल देख के घिन आती थी, अभी नहीं आती है। और फिर भी एक था ना कि हाँ जो भी लड़के लड़कियाँ उन्हें देखते थे, मतलब जो भी लोग उनसे पास होते थे और वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते थे, ये चीज़ देख के जो है वो सामने वाला इंसान जो उन्हें देख रहा है वो कभी अजीब सा शक्ल बनाता था ये देख के कि इतना हैंडसम लड़के के साथ इतनी खराब दिखने वाली लड़की घूम रही है। मैं बता दूँ ये दोनों दूसरे शहर में रहते थे, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे। ये कॉलेज दूसरे शहर में था और वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे। इसी वजह से पिछले कॉलेज से और पिछले स्कूल से कोई भी इनका जो है दोस्त यहाँ पर नहीं आए थे। ये दोनों ही बस यहाँ पर आ पाए थे। यहाँ पर हाई रैंकिंग चाहिए होता है एडमिशन लेने के लिए। ये दोनों धीरे धीरे क्लोज आते हैं। अब फर्स्ट एनिवर्सरी वाले दिन सिड आयशी को फर्स्ट इसके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा जिद करने लगता है। आयशी वो पहले नहीं मानती और चली जाती है वहाँ से, और वो ये भी बोल देती है कि अगर तुम ब्रेकअप चाहते हो तो भी चलेगा, पर मैं ये नहीं कर सकती शादी से पहले। वो कभी भी किसी लड़के को उसने अपने आप को टच नहीं करने दिया था, सिर्फ पहला इंसान था। थोड़ा बहुत हेजिटेशन होती है। अभी बस वो दोनों 19 साल के थे। आई नो जिंदगी के लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होती है, बट हमारी आयशी वो काफ़ी अकेली चुपचाप टाइप की बंदी थी और उसको ये सारी चीज़ कभी भी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला, मतलब कर ही नहीं पाई वो कि वो ये चीज़ इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले। हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर आयशी अपना एक रूम पे रहती थी, वो रेंट पे, और वहाँ पर जाता है सिड और उसे काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है। उसे फूल वगैरह देता है और ये भी बोलता है कि अगर तुम नहीं मानोगी तो भी कोई बात नहीं, अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों शादी के बाद भी फिजिकल ना हो फिर भी मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। यहाँ पर आयशी मान जाती है, पर सिड क्या करता है
जो है वो रिवर्स साइकोलॉजी खेलता है। वो क्या करता है कि वो जो अभी उसका हाथ पकड़ के चलता था या फिर उसके कमर को पकड़ के चलता था, वो चीज़ें अभी नहीं कर रहा था, जिस वजह से आयशी को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि उसने ये किया, इसी वजह से ये सब हो रहा है। इसी वजह से 2 हफ्ते बाद आयशी खुद से बोलती है कि मैं रेडी हूँ तुम्हें किस करने के लिए। ये चीज़ सुनकर सिड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसे किस करता है और उसके बाद वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और वो बोलता है कि मैंने फर्स्ट स्टेप जो है ले लिया है और हम दोनों के बीच आज ही फर्स्ट किस हुआ है। उसका वही फ्रेंड वो बोलता है जस्ट किस किया है तुमने? हाँ, जस्ट किस को तुम फिजिकल होना बोलते हो? और वो काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगता है। सिड बोलता है मुझे पता है सिर्फ किस को फिजिकल होना नहीं बोलते हैं, फिर भी फर्स्ट स्टेप तो मैंने ले ही लिया है। फिर वो बंदा जो है वो बोलता है हाँ 1 साल में फर्स्ट स्टेप लिया है, नेक्स्ट स्टेप बस उसको कडल करके सोना, बस नेक्स्ट ईयर। उसके बाद क्या? हाँ, सब कुछ खत्म। तो एकदम नेक्स्ट ईयर तो हम कॉलेज में ही नहीं रहेंगे। उसके बाद तुम उसके साथ फिजिकल होगे उस लड़की के साथ। वैसे भी इतनी ख़राब दिखने वाली लड़कियाँ, मानता हूँ तुम्हारा भी मन नहीं करता उसे टच करने के लिए। सिड इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे नहीं पता कि ये फीलिंग उसके अंदर क्यों आ रही है। फिर वो उस लड़के को मुक्का मार देता है और बोलता है कि मैं करके दिखाऊंगा और अगर नहीं कर पाया ना तो मैं जितना भी जो यहाँ पर अल्कोहल है ना तुम मेरे सर पे डाल देना, उसका वीडियो बनाना और सोशल मीडिया में पोस्ट कर देना। नेक्स्ट ईयर तक अगर मैं नहीं कर पाया ये चीज़, सॉरी नेक्स्ट ईयर नहीं, नेक्स्ट मंथ तक अगर मैं ये चीज़ नहीं कर पाया तो कर देना। ये बोल के वहाँ से गुस्से से चला जाता है। उसका वही दोस्त जिसने उसे प्रपोज करने के लिए बोला था, वो दोस्त बोलता है कि तुम उस लड़की के साथ ही गलत कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम सिड से जलते हो बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ ऐसा करो। वो लड़का बोलता है कि देखो तुम्ही ने तो स्टार्ट किया ना, क्या तुम्हें जलन नहीं होती जब सारी लड़कियाँ उसे देखती है और हमें नहीं? तुम्हें नहीं लगता बुरा जब हमेशा हर चीज़ उसे मिल जाता है? हमेशा टॉप उसे ही क्यों करना होता है? हमेशा अच्छे मार्क्स उसे ही क्यों लाने होते हैं? हमारे पेरेंट्स हमेशा उसी से कंपेयर करते हैं हमें। तुम्हें ये चीज़ बुरा नहीं लगता क्या? वो लड़का बोलता है हाँ लगता है, इसी वजह से मैंने उस अगली लड़की के साथ उसे रिलेशन में आने के लिए प्रवोक किया था। बट तुम ही सोचो ना उस लड़की की क्या गलती यहाँ पर। वो बोलता है कि उस लड़की वो अगले से दिखने वाली लड़की उसका फिक्र करूँगा मैं चाहता हूँ कि सिड बर्बाद हो जाए। यहाँ पर और कोई दोस्त नहीं थे, वो भी चले गए थे। यहाँ पर ये दोनों ही बस थे और ये दोनों बातें कर रहे थे। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा जलते थे उस पर। जिस दोस्त ने उसे प्रपोज करने के लिए प्रवोक किया था वो थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड है, उसे चिंता हो रही थी आयशी की। बट जो दूसरा लड़का था वो काफ़ी वायलेंट था और वो काफ़ी ज़्यादा बुरा था, मतलब वो किसी के बारे में नहीं सोचता था और अपने जलन के आगे किसी को भी नहीं रखता था। तो ठीक है, आज यहाँ ये वाला एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे एक साथ। क्या करने वाला है सिड ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ऑल पे सेट कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी, वहाँ पर फॉलो करते रहना तो आपको नेक्स्ट एपिसोड मिलते जाएंगे। और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।